Hello everyone, welcome to Supergrads Cat by Top Rankers. So today we will be discussing CMAT exam preparation strategies. क्योंकि भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी जो 23 थी, 23 तक एक्सटेंड हो चुकी है एंड अब तो एग्जाम होगा ही, या तो एक महीने बाद हो या 45 डेज के बाद हो, बट विद इन 45 डेज कभी ना कभी आपका एग्जाम होगा ही। थोड़े दिन में आपके एग्जाम की डेट्स भी रिलीज हो जाएंगी। तो क्यों ना अब हम अभी तक जो भी किया दैट इज ओके, बट अब हम उस चीज का ध्यान रखें कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि वी आर डन विथ कैट जैट स्नैप, है ना, एनमैट, ये सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनका रिजल्ट आ गया है, कॉलेजेस के कॉल कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर एक्साइटेड एंड हमें लग रहा है कि यार अब हमारे पास पूरा साल वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, दैट इज सी मैट, जो आपको इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है as per the other entrances has offered to other candidates। तो बिल्कुल भी पुराना बैगेज लेके ना चले कि यार कैट बुरा चला गया, मेरा तो स्नैप भी बिगड़ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अभी आपके पास एक और एग्जाम बचा हुआ है जो कि आपको सेम प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ा कर देगा जहां पे बाकी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, और आपका साल भी बच जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट pull up your socks and be ready for this journey। So let us discuss कि what we have to do। So first of all, there should be a motivation कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, अब सीमेट करने से फायदा क्या होगा, सारे अच्छे कॉलेजेस तो जा चुके हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। There are some big giants which you will get through CMAT also. JBIMS, Jamnalal Bajaj, Sydenham, which is also known as SIMSRI. Then Great Lakes Institute of Management, Chennai, KJ Somaya, Mumbai, and Valenka WB School. That is also from मुंबई। सो ये सारे कॉलेजेस आपके पास अभी भी ऑप्शन में है। तो यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि भाई अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी स्कोप है और अभी भी मैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा सकता हूँ। सो मोटिवेट योर सेल्फ बाय going through the website, reading their placement report and other things, and start your journey and be ready for CMAT। लेट्स मूव कि भाई अचीव कैसे होगा, क्या करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ द एग्जाम इज, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आस्क्ड एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी वन शुड अप्लाई। वो सब कुछ डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि देयर आर 1, 2, 3, 4 and 5 different sections, and in 5 different sections this is the distribution of questions and marks। व्हाट वी कैन सी, वर्बल एबिलिटी मतलब आपका इंग्लिश का सेक्शन, क्वेश्चंस इसके भी 20 हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी प्लस डीआई, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के साथ मिक्स होकर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके भी 20 क्वेश्चंस ही आने हैं। रीजनिंग, इसके भी 20 क्वेश्चंस आने हैं। जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चंस आने हैं। एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर इसमें डायरेक्टली इस एक नए सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो अब और पॉजिटिव नेगेटिव भी एनालाइज कर लेते हैं कि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग आंसर विल बी पेनलाइज्ड विथ -1। गलत आंसर का मेरा 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी क्लियर है। मैक्सिमम 400 मार्क्स का पेपर है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन ईच एरिया, 5 सेक्शंस, 5 into 20 that is 100 questions and each question carries equal weightage that is 4 marks। तो 100 into 4 अकाउंट्स टू 400 मार्क्स। तो हमें ये पता चल गया कि 400 मार्क्स है। अब हमें स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनानी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, वो देखते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस एंड योर एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछा जाएगा या किस तरीके से पूछा जाएगा। पर बाकी 3 सब्जेक्ट्स तो आप अभी तक बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते आए हो, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेना, कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम अभी भी अगर शुरू करते हो तो यू विल बी देयर स्कोरिंग अ वेरी गुड स्कोर इन द सीमेट एग्जामिनेशन। वर्बल एबिलिटी, क्या है वर्बल एबिलिटी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये 3 एरियाज हैं जो कि मेजरली पूछे जाते हैं। कैट से सिंपलर लेवल पे पूछे जाते हैं।
कह सकते हैं स्नैप लेवल के या एनमेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल एबिलिटी में। 20 क्वेश्चंस है, और इसकी अगर ढंग से प्रैक्टिस की जाए तीनों एरियाज की, तो वर्बल एबिलिटी के तीनों एरियाज की मैं बोल रहा हूँ, तो हम एक अच्छा सा स्कोर ला सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, तो हमारा टारगेट होना चाहिए इस सेक्शन में कि आई विल स्कोर 15+। मतलब 15+ स्कोर करूंगा, अटेम्प्ट 17-18 कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए 15+ में स्कोर करने वाला हूँ। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या है, हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी की तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहते हैं, पर डीआई को इग्नोर मारते हैं, एंड दिस क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस, क्योंकि इसके 4 सवाल तो देखे गए हैं, 4 से 5 सवाल, और हो सकता है कि 5, 6, 7, 8 तक भी सवाल आ जाए, 9 भी सवाल आ जाए, कितने भी आ सकते हैं, लेकिन वो 4 सवाल मेरे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो कंफर्म ही है। तो वो 4 सवाल, और इसमें भी मेरा टारगेट होना चाहिए 15+, मतलब मैं 15 से ज्यादा तो सही करके ही आऊंगा। 5 क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ या गलत हो सकते, 5 गलत नहीं होंगे, फिर गलत 3 होंगे, और वो, या 4 गलत होंगे तो वो एक को बैलेंस कर देगा, अगर मैं 20 के 20 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग, तो रीजनिंग में दो सेक्शंस होते हैं, एक तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। अब बच्चे क्या होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से तो बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, और इस टाइप के क्वेश्चन। बट जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, असर्शन रीजनिंग, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग वीक, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब, ये सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने क्वेश्चन मार्क किया, आंसर गलत हो गया, फिर गलत हो। अरे इसकी ढंग से रिगरस प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स पे जाओ, उनको ढंग से रिवाइज करो, और फिर प्रैक्टिस करो, तो आपके अच्छा स्कोर आने के चांसेस हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज होता है, 40 से 50% वेटेज होता है रीजनिंग में। तो मैं अगर पूरी रीजनिंग एक तरफ और क्रिटिकल रीजनिंग एक तरफ रख दूं, तो अगर मैं पूरी रीजनिंग भी करके जाऊंगा, तो भी मैं 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे टारगेट रखना है इन 3 सेक्शन में भाई 75% से ज्यादा मार्क्स का, तो यहाँ पे भी मुझे 15+ का टारगेट रखना है। उसके लिए मुझे सीआर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एआर एनी हाउ मैंने किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की हुई है, पर सी मैट में एक अच्छा खासा वेटेज सीआर को भी दिया जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग को भी दिया जाता है, जिसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस इनोवेशन। अब इसमें तो आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सीरीज ऑफ फंडिंग, ब्रेक इवन्स, है ना, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो सारी चीजें अगर आप पढ़ भी लोगे, तो भी देर इज अ स्कोप ऑफ न्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। बट कुछ तो सिलेबस में से आएगा जो आपने पढ़ा है, या जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, या जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, कुछ तो आएगा। तो इनमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 10+ और 10+ दोनों में सही हो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे 20 सही करके आओ, बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग। कुछ क्वेश्चन गट फीलिंग से हो जाएंगे, कुछ आपने पढ़ रखे हैं उससे हो जाएंगे, कुछ आपके असर्शन रीजनिंग लगाने से हो जाएंगे, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डिसीजन मेकिंग से हो जाएंगे। तो वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे, पर हमें कोशिश करनी एटलीस्ट, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें मैं तुम्हें लिवरेज दे रहा हूँ कि चलो भाई 10 और 10 ही अटेम्प्ट कर लो। हालांकि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर एक सेक्शन में हम 15+ ही अटेम्प्ट, करेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट इज अ रॉन्ग वर्ड है, हम 15 के 15 क्वेश्चंस ही करेक्ट करेंगे। तो उससे मेरा एवरेज क्या होगा, परसेंटेज मार्क्स जो है वो 75% की तरफ बढ़ जाएंगे। गॉट इट? क्लियर है? और अगर इतना कर लिया, तो यू विल बी देयर इन द रेंज, जो मैंने कॉलेजेस की लिस्ट अभी गिनाई थी, उनके कॉल्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब जेबी आईएमएस की अगर मैं बात करूं, तो फिर आपको हर जगह 2-2, 3-3 क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 4 ऑप्शंस थे उसके अलावा, उनके लिए ये जो रेंज दी हुई है, इसमें आप आसानी से उनके कॉल्स ले सकते हैं। शर्त ये है कि भाई क्वेश्चन का लेवल जैसा अभी तक था वैसा ही रहे, मतलब अगर इजी आ गया तो ऑब्वियसली दिस कट ऑफ्स विल इंक्रीज, या दिस अटेम्प्ट्स विल इंक्रीज। ऐसा नहीं कि सर ने 15 बोला था, मुझे आते 20 के 20 थे, पर मैंने 15 किए, ऐसा तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन। सो प्लीज स्टिक टू दिस प्लान, कि इतना तो करना ही है, दिस इज द बेयर मिनिमम, इससे ज्यादा करो तो और अच्छा है। गॉट इट? सो दिस इज योर एग्जाम एनालिसिस, कि कैसा एग्जाम है, हमें हर एरिया में कितना अटेम्प्ट करना है, और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या टारगेट रखना है, कौन से प्रिडिक्टेबल है, और किस तरीके से बाइफ्रिकेशन रखना है अपनी प्रैक्टिस का। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट,
विच इज कि हाउ डू वी डू दिस, मतलब ऑब्वियसली वो मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो आपको दे दिया कि इतना करना है, ऐसे करना है, पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज है स्पीड। क्योंकि ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ये सबको ध्यान रखना है, दिस इज स्पीड बेस्ड एग्जाम। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम एक क्वेश्चन में डूब जाए कॉन्सेप्चुअली और उसको सॉल्व कर रहे हैं हर एक तरीके से। हमें क्विकली आगे आगे बढ़ता रहना है। वी हैव टू स्किम थ्रू दी क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई विच आर डूएबल, और आगे बढ़ जाना है, फिर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। बिकॉज आई एम सेइंग 75% प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे टू बी देयर इन गुड कॉलेजेस। तो 75% मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। 75% मार्क्स लाने के लिए ऑब्वियसली आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द पीक आवर्स। अब कंसिस्टेंसी एक अलग चीज है। कंसिस्टेंसी बोल दिया सर ने, तो मैं कंसिस्टेंसी रखता हूँ, रोज 2 घंटे बुक लेके बैठ जाता हूँ, रोज 2 घंटे बैठता हूँ सर, पर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो भाई वो कंसिस्टेंसी आपकी ऑप्टिमाइज कब होगी? कंसिस्टेंट तो हूं, पर रोज 2 घंटे बैठ जाने से, रोज 2 घंटे जिम में बैठ जाने से बॉडी नहीं बन जाती है। ऐसे ही रोज 2 घंटे बुक लेके बैठ जाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते या एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे पीक आवर्स क्या है। किसी को सुबह सुबह पढ़ाई में बहुत मन लगता है, किसी को शाम को पढ़ाई में बहुत मन लगता है, किसी को दोपहर को मन लगता है, किसी को आधी रात को मन लगता है। तो इट्स अप टू यू। आइडेंटिफाई योर पीक आवर्स एंड देन ओनली स्टडी नियर बाय दोज पीक आवर्स। सपोज यू आर वर्किंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और सर मेरे को तो सुबह लगता है, लेकिन क्या करूं, मेरे को 8 बजे तक तो कॉलेज निकलना होता है। तो फिर कोशिश करो कि उससे पहले पढ़ लो या रात को आके पढ़ लो, मतलब मैनेज कर लो उसके आसपास ही। किसी को शाम को मन लगता है तो शाम को पढ़ लो, पर यू हैव टू मैनेज डेली एटलीस्ट 4 to 5 hours ऑफ स्टडी डेली फॉर दीज 30 to 45 days। इन दिनों में अगर इतना पढ़ लिया ना, तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और आप अपना साल वेस्ट करने से बच जाएंगे। इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब करते वक्त प्लीज लीव दैट बैगेज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन अदर एग्जाम। यार एक कैट वाले दिन प्रैक्टिस तो मैंने ऐसी ही की थी, बट यार उस दिन एग्जाम तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, या फिर स्नैप भी तो सेम ही लेवल का था, पर मैं वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये सब छोड़ दो। दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी डे इज अ यूनिक डे, एवरी डे इज अ न्यू डे। सो एवरी एग्जाम इज यूनिक एंड दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। So consider this as the new opportunity and leave whatever has happened. Now leave everything apart and focus on your study. सो फर्स्ट कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है कि रोज ही पढ़ेंगे हम। दूसरा स्पीड का ध्यान रखना है बिकॉज इट्स ए स्पीड बेस्ड एग्जाम। तीसरी चीज हमें पीक आवर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कब हमें ज्यादा समझ में आता है, कब मैं मेमोराइज कर सकता हूँ उस समय पे वर्बल पढ़ूंगा, कब मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क कर सकता हूँ मैथ्स की, कब मुझे क्रिटिकल रीजनिंग समझ में आती है, और कब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के या जीके के क्वेश्चंस मग अप कर सकता हूँ, बैठ के रट सकता हूँ। तो वो सब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कब कैसी मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक या फिजिकल क्लॉक चलती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन एंड रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें आते हैं और हम करते जाते क्वेश्चन विदाउट आइडेंटिफाइंग कि हमें स्पीड का ध्यान रखना है, और उस चक्कर में क्या हुआ, 12 क्वेश्चन कर पाए ऑल करेक्ट, गलती कुछ भी नहीं, और आगे के 8 भी मुझे आते थे, पर क्योंकि रॉन्ग चॉइस ऑफ क्वेश्चन लेड टू मोर टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन, एवरेज उससे कम हो जाता है और आपको कम टाइम मिलता है मतलब छोटे क्वेश्चंस करने के लिए। पता चला बाद के क्वेश्चन सिंपली लेस टाइम कंज्यूमिंग थे, तो वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए। सो क्विकली स्किम एंड मूव, क्विकली स्किम थ्रू दी सेट्स एंड मूव, और इस तरीके से अटेम्प्ट भी करते जाओ साथ ही साथ। तो कोशिश करो कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन या जिसमें लेंदियर क्वेश्चन कैलकुलेशन है, एक दो क्वेश्चन ऐसे फंस ही जाएंगे जहाँ पे लेंदियर कैलकुलेशन है, या जहाँ पे अगर आरसी की बात करूं, जहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस में डिलेमा है, तो यार बहुत ज्यादा मत सोचो कि बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नंबर सीरीज है और सीरीज मुझसे फॉर्म नहीं हो रही है, नहीं मैं तो नंबर सीरीज बहुत अच्छी करता था, मैंने तो ईगो पे ले लिया, मैं इसको करके ही मानूंगा, ऐसा एग्जाम में नहीं करना, उसके बाद कर लेना। ठीक है, जीके का क्वेश्चन
जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, बट इन 3 सेक्शन में ऐसा हो सकता है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है, हमें क्विकली आगे बढ़ते जाना है ताकि हमारे अटेम्प्ट उस 15 के बियॉन्ड पहुंच सकें, 16, 17, 18, ताकि हम कुछ अच्छे कॉलेजेस में पहुंच सकें। नेक्स्ट, मॉक एनालिसिस। अब मैंने सिलेक्शन रिजेक्शन भी सीख लिया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी कर ली, मैं कंसिस्टेंट भी हूं। अब क्या करना चाहिए, तो भाई मॉक अटेम्प्ट करो, क्योंकि मॉक अटेम्प्ट करने से ही आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा कि आप कहाँ लाए कर रहे हो। अभी मेरे सिर्फ 12 ही सही होते हैं, तो उसको 15 कैसे बढ़ाना है, वो आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा मॉक दोगे आप उतना इंप्रूव करोगे। तो आपको मॉक एनालिसिस पे बहुत फोकस करना है। मॉक एंड एनालिसिस, मतलब मॉक तो देना ही है, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना है। नहीं तो सिर्फ मॉक अपियर किया, स्कोर आया, अगली बार इंप्रूव कर, नहीं है, एनालाइज भी करना है क्या सही था क्या गलत था, और बाद में जो क्वेश्चंस गलत थे और कॉन्सेप्चुअली अगर गलत थे तो कॉन्सेप्ट सीखो जाके, और अगर जीके और इनोवेशन वगैरह के क्वेश्चंस गलत थे तो उनको बैठ के रट लो, ठीक है। तो बाद में अपने को वो क्वेश्चंस भी रट लेने हैं। मतलब मॉक मैंने अगर एक दिया है, उसके 1 से लेके 100 तक कोई भी क्वेश्चन पूछे मुझे आंसर याद है। इस तरीके से मॉक का एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन कर लियो उसके बाद याद है। जितने ज्यादा मॉक में अपियर करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और जितना एनालिसिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी और उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। वो जो सिली मिस्टेक का मार्जिन है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट is your CMAT, and with following all these steps, following these 4 steps, you will definitely reach your goal, which is CMAT 2024. क्लियर है? सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये सब भी कर लेंगे, अब ये बता दो, दिक्कत ये आती है कि हम टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहे हैं। तो उसकी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड और बाइफरकेटेड द टॉपिक्स की भाई किस हिसाब से आपको फॉलो करना है। सो ऑड इवन फॉर्मूला अपना लो कि आज 1 तारीख है, ऑड है, कल इवन तारीख है, ऑड इवन फॉर्मूला अपना लो। रोज कोशिश करो 4 से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। मतलब 2 दिन में 10 घंटे पढ़ना है, ये कोशिश करनी है अपने को। 2 दिन में मिला के टोटल कितने घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। 1 घंटे एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व कर ली। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस और वो वाला पार्ट जो एनी हाउ रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर 1 घंटे क्योंकि मैंने कुछ सॉल्व किया है तो अब मैं जनरल अवेयरनेस बैठ के रट सकता हूँ। गॉट इट? मैं उसको याद कर सकता हूँ बैठ के जनरल अवेयरनेस को, ठीक है, तो वो कर लिया। नेक्स्ट, अब क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा बोर्डम हो गया, मैंने बहुत रट लिया, बहुत याद कर लिया, बैठ के बुक के साथ बैठा हुआ था 1 घंटे से, तो नेक्स्ट 1 आवर मैं क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व कर सकता हूँ। मजेदार होता है, क्वेश्चंस रिलेवेंट होते हैं, कॉन्टेम्प्ररी आइडियाज के होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, एम्पावरमेंट से रिलेटेड, मोबाइल यूसेज, स्क्रीन टाइम, इन सब से तो मजा आता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गलत होते हैं, फिर हमें रीजन पढ़ के पता चलता है अरे हम कहाँ गलत थे, तो थोड़ा एंटरटेनिंग होता है। तो इसको भी 1 घंटा देना है, यही जो पॉइंट है वो सिलेक्शन करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी सब रट रहे हैं। तो व्हाट विल क्रिएट द डिफरेंस, दिस पार्ट विल क्रिएट द डिफरेंस, क्रिटिकल रीजनिंग विल क्रिएट द डिफरेंस, कि इसके पूरे सही करके आऊंगा, और इसके पूरे सही हो सकते हैं अगर आपने रिगरस प्रैक्टिस की हो तो। गॉट इट? नेक्स्ट, अब मैंने मजे एक काम किया एंजॉयमेंट का, फिर एंजॉयमेंट किया, रटने का काम कर लिया, फिर से मैं रटने का काम करूंगा। तो आज मेरा इफेक्टिवली 4 घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। इफ आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, एक स्ट्रेच में पढ़ सकते हो, एक स्ट्रेच में पढ़ लो, तो इट्स अप टू यू कि कैसे पढ़ रहे हो। ये ऑड डे का हो गया। नाउ हमने क्योंकि ऑड इवन में डिवाइड कर रखा, तो अब आएगा इवन डे। इवन डे में फर्स्ट आवर में मैंने वर्बल एबिलिटी पढ़ लिया। फर्स्ट आवर मतलब अब वो ऑर्डर आप कैसे भी जंबल कर सकते हो, इट्स अप टू यू, पर 1 घंटे हमें वर्बल एबिलिटी को डेडिकेट करने हैं। नेक्स्ट, 1 आवर क्वांटिटेटिव एबिलिटी को देने। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में गड़बड़ क्या होती है, हम डीआई को मेंशन नहीं किया है मैंने, तो तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं, इसलिए मैंने उसको मेंशन ही नहीं किया था, फ्लो फ्लो में निकल जाए। बिकॉज डीआई इज अगेन समथिंग विच विल क्रिएट ऑल दी डिफरेंस, तो अपने को डीआई पे भी ध्यान देना है। तो इवन में भी यू कैन डिवाइड की 2 तारीख को क्वांट का अरिथमेटिक सॉल्व किया, तो 4 तारीख को मैं डीआई सॉल्व करूंगा, फिर 6 तारीख को फिर से क्वांट सॉल्व करूंगा, फिर 7 को भी क्वांट्स कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डीआई थोड़ा कम आएगा तो उसकी प्रैक्टिस कम कर सकता हूँ, पर डीआई को पूरा 1 घंटा देना ही है। और इसके बाद थोड़ा हैवी शेड्यूल है, तो आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो कि 2 घंटे अलग पढ़ लिए और बाकी के 4 घंटे अलग से कर रहे हो, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअसली
होने चाहिए कंटिन्यूसली, मतलब ऑन दी सेम डे। एक मॉक दिया, मॉक के तुरंत बाद तो एनालिसिस ऑब्वियसली हिम्मत नहीं बचती इंसान की, पर मॉक दिया, मॉक के थोड़ी देर बाद ही हमें 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर तक एनालिसिस पे स्पेंड करना है। और ये सारा मिला के इट विल अकाउंट टू 10 आवर्स इन 2 डेज, 2 दिन में मिला के 10 घंटे। मॉक एनालाइज जरूर करना है। क्वांट के क्वेश्चंस किए थे, सही थे, दैट इज ओके। गलत थे, उनके कॉन्सेप्ट सीखने। वर्बल में भी सेम करना है और रीजनिंग में भी सेम करना है, कि जो कॉन्सेप्ट जहां पे मैं लैक कर रहा था, जो गैप था, वो ठीक करना है। उसके बाद जीके और एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस मगअप करने हैं। जो भी छूट गया था, जो मुझे सही नहीं हुआ, गलत हो गया, क्यों गलत हुआ वो चेक करना है पहले तो, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद जाके उनको मगअप करना है। मतलब क्वांट में कुछ भी पूछ लें, अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी पूरे के पूरे मॉक में से जो भी मैंने क्वेश्चंस किए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मुझे सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। गॉट इट? And with this, I would like to take your leave by saying all the best. Keep liking, sharing, and subscribing to our videos so that we can help you more on your strategies related to CMAT. Have a nice day.